नमस्कार। आज संस्कृति विमर्श की इस कड़ी में हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी विभूति से जिनका नाम कला जगत में बहुत सम्मान से लिया जाता है। विशेषकर छापा कला और उससे जुड़े हुए अलग अलग आयामों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने भारत को पहचान दिलाई, ऐसे महान कलाकार, पद्मश्री की उपाधि से विभूषित तथा जाने माने कलाकार आदरणीय प्रोफेसर श्याम शर्मा जी का हम सभी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय श्याम शर्मा जी, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। संस्कार भारती की यह जो संस्कृति विमर्श की कड़ी है, इसके अंतर्गत हम लगातार देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के विद्वानों से बातचीत कर रहे हैं तथा संस्कृति और संस्कृति से जुड़े दर्शन, इस पर केंद्रित अपना यह कार्यक्रम रहता है। आज के इस कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है, उस विषय का शीर्षक है भारतीय कला दृष्टि अमूर्तन संदर्भ में। भारतीय कला दृष्टि क्या है, इस विषय पर तो श्याम शर्मा जी अवश्य प्रकाश डालेंगे, लेकिन आज की बातचीत का विशेष संदर्भ जो है वह अमूर्तन कला, और उस संदर्भ में भारतीय दर्शन क्या कहता है, किस दिशा में जाने को कहता है, यह हमारा प्रमुख विषय होगा। आदरणीय श्याम शर्मा जी, पहले मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को थोड़ी सी अपनी कला यात्रा के बारे में बहुत संक्षेप में बताएं, ताकि वो आपके विषय में अधिक अच्छी तरह से जान पाएं। मित्रों, मेरी कला यात्रा, मुझे बहुत पीछे मुड़कर देखना होगा और स्मृतियों का कला में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वो बचपन की स्मृतियां हों या कल की हों। इन स्मृतियों के आधार पर कलाकार कला सृजन करता है। और जहां तक मेरी बात है, मेरा जन्म मथुरा जिले के गोवर्धन ग्राम में हुआ। ये ग्राम बहुत ही रमणीक स्थान है और इस यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य और आध्यात्मिक वातावरण मिलकर एक नया जगत स्थापित करता है। जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तो रास्ते में मंदिर पड़ता है, दान घाटी, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। सुबह में उसकी निराकार की पूजा होती है। लोग बिना भेद भाव के उसको स्पर्श करते हैं, उस पर दूध और जल चढ़ाते हैं कृष्ण स्वरूप मानकर। पर वही आकृति सायंकाल सज धज कर एक कृष्ण स्वरूप बन जाती है। ये साकार और निराकार, इसका प्रभाव मुझे बचपन से ही पड़ा। बचपन में मंदिर की दीवारों पर नाथद्वारा के चित्रकार कृष्ण लीला बनाते थे। मुझे उनके चटक रंग बहुत अच्छे लगते थे। उनकी आकृतियां, कृष्ण चरित्र धीरे धीरे बड़ा हुआ और आगे की शिक्षा के लिए मैं, पिताजी का प्रिंटिंग प्रेस था बरेली में, मैं वहां आ गया। कला का जो जुनून है वो तेज होता चला गया और पढ़ाई पिछड़ती चली गई और मैं बीए में फेल हो गया। पिताजी से निवेदन किया
कि मैं कला शिक्षा लेना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से तैयार हुए और लखनऊ में 5 वर्ष तक मैंने कला शिक्षा ली। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मेरे गुरु हम छात्रों को पुत्रवत स्नेह देते थे और कला की वो बारीकियां बताते थे जिनसे हमारा ज्ञान का भंडार दिन पर दिन बढ़ता जाए। पास करने के बाद मैं घर से निकला था मैं अप्लाइड आर्टिस्ट बनने। मैंने शिक्षा भी कला की अप्लाइड आर्ट में ली, पर क्या बोलूं, मैं प्रिंट मेकर बन गया, एक छापाकार बन गया। मैंने पढ़ते समय एक मधुशाला पढ़ी थी हरिवंश राय बच्चन जी की। उसकी एक लाइन है, वो मुझे मंत्र की तरह लगी। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मुझे नहीं मालूम मधुशाला कितनी दूर है, पर मैं खाली छापा चित्र बनाता रहा, रिलीफ सरफेस प्रिंट करता रहा और इतनी तरह से किया मैंने कि नए नए प्रयोग करके इस छापा कला को एक स्तर देता चला गया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज पूरे विश्व में छापा कला है, ये 15वीं शताब्दी के बाद का डेवलपमेंट है। जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सामने आई, उसके बाद उससे अलग होकर छापा कला प्रारंभ हुई। पर मित्रों, भारत में छापा कला तो हमारे संस्कारों के साथ जुड़ी है। हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं, उनमें कहीं न कहीं छापा कला के दर्शन होते हैं। अगर और पीछे जाएं तो ईसा से 2400 वर्ष पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में कुछ मिट्टी के सांचे मिले हैं और उनसे कुछ सील बनी हैं जिनसे वस्तु विनिमय होता था। इसका मतलब है भारत में छापा कला की धारणा का प्रारंभ हो गया था। उसके बाद जब राजाज्ञा समय बदला और जब राजतंत्र हुआ तो राज आज्ञा के लिए एक मोहर लगाई जाती थी, वो भी छापा कला का ही रूप है। इस प्रकार से छापा, जब नवरात्रि आती है तो माँ या दादी हाथ में रोली या कुमकुम लगाकर एक दीवार पर हाथ का छाप बना देती है और कहती है कि ये देवी जी हैं, इनकी पूजा करो। मित्रों, यहीं से शुरू होती है साकार से निराकार की यात्रा। अगर हम भारतीय संदर्भ में निराकार पर विचार करें तो वैदिक युग में तो निराकार की ही आराधना होती थी। कालांतर में समय बदला, हमारे भारतीय मनीषियों ने कला को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए उसको सहज किया। कलाकारों को ने भी एक प्रतीक चुना, बिंदु। जब बिंदु निराकार होता है, आकार का सूक्ष्म रूप होता है, पर जब उसको एक के पास दूसरा रखते चले जाते हैं तो रेखा बन जाती है और इन्हीं रेखाओं से आकृतियां बनती हैं और जो निराकार है वो हमको साकार दिखाई देने लगता है। एक उदाहरण मैं आपको और दूं, एप्पल, सेब। सेब की एक आकृति है, उसके अंदर पूरे गुण हैं जो प्रकृति के दिए हुए हैं, रंग है उसमें। अगर उसको हम मिक्सी में पीसकर जूस बना लें तो आकार
समाप्त हो जाता है, पर उसके सारे गुण उस रस में समाहित होते हैं। यही है निराकार, साकार और निराकार। ये भारतीय परंपरा में निराकार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और कला में तो विशेषकर है। और भारतीय कला दर्शन में जितना आदर साकार का है, उतना ही निराकार का है। जितना धर्म का है, उतना ही आध्यात्म का है। धर्म से आध्यात्म की ओर, एक विशालता की ओर ये कलाकार की यात्रा होती है। पर यहां पर एक प्रश्न प्रारंभ होता है कि हम जो निराकार आकृति का या चित्र का हम जो चित्रण करते हैं, हम उसका आनंद, कलाकार उसका आनंद ले लेता है, पर जो हमारा दर्शक है उसको भी, क्योंकि चाक्षुष कला है, ये देखने की कला है, हम एक जैसा बोल सकते हैं पर एक जैसा देख नहीं सकते। सब अपने अपने अनुभव, रुचि और सौंदर्य बोध के कारण एक ही आकृति को अलग अलग तरह से देखते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक कैनवस पर एक गोला बना है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। एक बच्चे से अगर पूछें ये क्या है, तो वो अनायास ही कह देगा ये तो गेंद है, क्योंकि गेंद से वो परिचित है। अगर एक भूखे आदमी से पूछें कि ये क्या है, तो वो कहेगा कुछ कुछ रोटी जैसा लग रहा। अगर एक युगल प्रेमी से पूछें तो वो कहेगा हा ये तो फुल मून है। अगर एक आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछें तो वो कहेगा पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म, परमात्मा का एक प्रतीक है। मतलब एक ही आकृति अलग अलग समाज के लोगों को उद्वेलित करती है अपने अपने अनुभव के अनुसार। ये देखने की कला है। इस विजुअल आर्ट का सीधा संबंध देखने से है। अक्सर प्रदर्शनियों में लोग ये प्रश्न कर देते हैं, ये क्या बनाया है, हमारी समझ में नहीं आता। क्योंकि वो चित्र को देखना नहीं चाहते, वो ए फॉर एप्पल की तरह पढ़ना चाहते हैं। चित्र देखने की क्रिया है। जैसे मैं आपसे कहूं संगीत, जैसे संगीत सुनने के लिए पहले हमको कान को परिपक्व करना पड़ता है, कान को ट्रेन करना पड़ता है, सुरीली आवाज, लय, ताल, स्वरों का आरोह अवरोह का आनंद लेने के लिए। तब हम उस नाद ब्रह्म का आनंद, जो निराकार है, हम लेने लगते हैं। तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना पड़ता है। कला में भी ठीक वही बात है। हम को देखने की जो परंपरा है, हमारी शिक्षा पद्धति को में हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ाया जाता है, पर देखना नहीं पढ़ाया जाता है। और मित्र, इतिहास साक्षी है, जो विकासशील देश हैं आज विश्व के, जो जितना अलग अंदाज में देख सकता है, उतने ही अलग अंदाज में चिंतन कर सकता है। विज्ञान की बड़ी बड़ी खोज देखने से प्रारंभ होकर मानव के समाज के उत्थान और मानवता के विकास के लिए प्रारंभ होती हैं। वो शुरू होती हैं देखने से। आप देखिए, माइकल एंजेलो या हमारे जो ग्रेट मास्टर्स हुए हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर, टैंक,
इन सब को कंसीव कर लिया ये बनने से पहले। कला समाज को आदर्श बनाने की कला है, समाज को अनुशासित रखने की कला है। कला केवल मनोरंजन या घर सजाने की चीज नहीं है, इससे सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है देखने से। जितना हम नए अंदाज में देख सकते हैं उतने ही नए अंदाज में बना सकते हैं, चाहे साकार हो चाहे निराकार हो। निराकार की अगर हम बात करें तो भारतीय कला परंपरा में निराकार बहुत ही आदरणीय रहा है। हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ने ये चिंतन किया कि बिना कला के समाज का विकास नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने कला समाज में कला को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में आख्यान लिखे, कुछ सूत्र दिए, सत्यम शिवम सुंदरम। और कला की साधना और आध्यात्म की साधना पैरेलल है। सा कला या विमुक्तये, कला मुक्ति प्रदान करने वाली है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में तो यहां तक लिख दिया है, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामाद मोक्षदाम। कला, कोई भी कला हो, कला मोक्षदायिनी है। कलाकार को कि वही पूजा है, वही अर्चना है, वही साधना है। आजकल थोड़ा विषयांतर हो रहा हूं, आजकल समाज में कलाकार भरे हुए हैं। हर तीसरे आदमी से पूछो तो ये कलाकार हैं। मेरे घर में एक छोटा बच्चा पेंटिंग बनाता है, हम कह देंगे कि ये कलाकार है। सचमुच कलाकार है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। पर मित्रों, कला कलाकार बनने से आगे नहीं बढ़ती, कला साधक बनने से कला का विकास होता है। जब आपके अंदर सृजन का जुनून सवार हो जाए तब आप कला साधक होते हैं। संगीत सम्राट तानसेन महान संगीतकार हो सकते हैं, आदरणीय हो सकते हैं, पर वंदनीय उनके गुरु हरिदास जी ही होते हैं, जो शहंशाह के लिए गाते हैं, उस परमात्मा के लिए गाते हैं, अपने आराध्य के लिए गाते हैं। यही है साकार से निराकार की यात्रा। और अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो पहले तो निराकार का ही चित्रण था, बाद में समाज के विकास के लिए हमने आकृतियों को चुनकर अपनी बात कहना शुरू किया, जिससे हमारी बात आकृतियों के माध्यम से आसानी तक दर्शकों तक पहुंच जाए। कभी हमने ये प्रयास नहीं किया कि हमारे दर्शकों का सौंदर्य बोध का विकास कैसे हो, वो भी आधुनिक और एब्स्ट्रैक्ट कलाकृतियों को का आनंद कैसे लें। इस पर समाज ने या कला समाज ने या कला शिक्षण केंद्रों ने ये कभी नहीं प्रयास किया कि समाज को देखना, स्थूल देखना और सूक्ष्म देखना, इसकी प्रक्रिया को कैसे विकसित किया जाए। अक्सर हम लोगों को, आपने भी सुना होगा, परंपरावादी कहकर नकार देते हैं कि भारतीय कला तो परंपरावादी कला है। पर मित्रों, भारतीय कला कभी परंपरावादी नहीं रही। शायद
कभी रिजिड नहीं रही, कभी संकीर्ण नहीं रही। भारतीय कला चिंतन हमेशा उन्मुक्त होकर जिया है और कलाकार की इच्छा पर विकसित हुआ है, वो समाज की इच्छा से विकसित नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, परंपरा जो अब तक कला में हमने परम की प्राप्ति की है, उससे परे। कला स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है, ये विकासशील है। भारतीय चिंतन में परंपरा का अर्थ विकास की ओर है। जो हमने अब तक, हमारे पूर्वजों ने कला में जो परम की प्राप्ति की है, आज 21वीं या 21वीं शताब्दी के कलाकारों को, 22वीं शताब्दी के कलाकारों को उससे आगे बढ़ना है। तभी तो ये कला की धारा जो युगों से बह रही है आदिमानव के साथ, इसकी धारा और प्रबल होगी और फ्रीक्वेंटली बहेगी। और ये नदी महानदी तभी बनेगी जब इसमें नया कुछ जोड़ा जाएगा। अदरवाइज एक ही धुरी के चारों ओर घूमकर हम विश्व भ्रमण का भ्रम पालते रहेंगे। जब तक कला में नया कुछ नहीं जुड़ेगा, ये प्रवाहमान नहीं हो सकती। भारतीय कला चिंतन हमेशा स्वतंत्र होकर विकसित किया है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जगन्नाथपुरी का मंदिर पूरा पाषाण का बना है और अंदर काष्ठ की प्रतिमा विग्रह हैं, और वो भी लाल पीले प्राइमरी कलर्स और ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। कलाकार ने कितना बड़ा प्रयोग किया है मीडियम के साथ। ये भारतीय कला परंपरा की उदात्त परंपरा दिखाई देती है। अगर ब्रिज में श्रीनाथ जी का विग्रह देखें, कितना कलात्मक है। हम उस विग्रह से अब जब हमारा सेंटिमेंटल रिलेशन जुड़ जाता है, तो वो हमारे लिए कलाकृति नहीं रहती, हमारा इष्ट हो जाता है। और भारतीय परंपरा या भारतीय कलाकृति हमेशा भावनात्मक संबंध बनाती है अपने दर्शकों के साथ। अगर दक्षिण भारत में जाएं तो नटराज की प्रतिमा ना एनाटॉमी है, ना फ्लैश है, ना बोन है, फिर भी एक थिरकन है, एक लय है, एक गति है। अगर प्रतीकों की बात करें तो शिवलिंग और अर्घा जैसा प्रतीक, जिसमें भगवान शिव के विराट व्यक्तित्व को कलाकार ने समाहित करके सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको दिया, हमारा उससे सेंटिमेंटल रिलेशन बन गया, वो हमारे आराध्य बन गए। ये भारतीय चिंतन या भारतीय कला परंपरा, अरे मैं आपको क्या बताऊं, हमारे ऋषि मुनियों ने तो कला को इतना आदर दिया है कि जो हमारे आराध्य हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनको भी कला की दृष्टि से देखा है। भगवान राम 14 कलाओं से परिपूर्ण, भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण, यक्ष राक्षस गंधर्व 10 कलाओं से परिपूर्ण। तो ये कला चिंतन आध्यात्म की पराकाष्ठा है, जो साकार से निराकार की ओर ले जाती है और हमारे चिंतन को विस्तार देती है। बिल्कुल। समय, कला, आपसे कला हमेशा एक विषय समय जी विशेष जानकारी चाहता हूँ। हमारा जो विषय है भारतीय कला दर्शन, तो भारतीय कला दर्शन के विषय में आपने बहुत कुछ बताया, और इस विषय को और भी थोड़ा सा आप विस्तार दें, और साथ ही हमें ये भी बताएं कि यह भारतीय कला दर्शन अन्य कला दर्शनों से कैसे अलग है। आखिर वो क्या चीज है जो हमें अलग करती है। भारतीय कला दर्शन और विदेशी कला दर्शन में
एक मूल रूप से अंतर ये है कि विदेशी कला चिंतन यथार्थ पर आधारित है और भारतीय कला चिंतन मौलिक चिंतन पर आधारित है। भारतीय कला, विदेशी कला फोटोग्राफी के सिद्धांतों पर, लाइट एंड शेड के सिद्धांत को का अनुसरण करती है, पर भारतीय कलाकृतियों की आकृतियां को अगर आप दर्शन करें तो लगेगा स्वयं प्रकाशित हैं। उन भारतीय कला में सोर्स ऑफ लाइट बाहर से नहीं है, लगेगा आकृति के अंदर प्रकाश है, जो रेखाओं में हमारे यहाँ प्रकाश छाया की कल्पना नहीं है। चाहे मुगल मिनिएचर्स देखिए, चाहे राजपूत मिनिएचर देखिए, हमारे यहाँ फ्लैट कलर और रेखाओं की परंपरा है। हमारे यहाँ प्रकाश छाया का। आपका म्यूट हो गया है। भारतीय जो कला चिंतन है वो पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। दर्शक को एक ऐसे कल्पना लोक जो हम इन नेकेड आई से देखते हैं और आपको उस अलौकिक धरातल पर ले जाता है जहां कल्पना का आनंद है, जहां कलाकार की स्वतंत्र चिंतन का आनंद है। ये मूल रूप से अंतर है विदेशी कला चिंतन में और भारतीय कला चिंतन में। भारतीय कला चिंतन हमेशा आध्यात्म के साथ विकसित हुआ है। मैं धर्म नहीं कह रहा हूं, मैं आध्यात्म कह रहा हूं, जो धर्म का विशाल रूप है, जिसमें सारे संप्रदाय आ जाते हैं। तो भारतीय कला दर्शन का जो विस्तार है, जो कला दृष्टि है, वो यूरोपीय कला दृष्टि से सर्वथा भिन्न है। हमने भारतीय अनेक कलाकारों ने भारतीय प्रतीकों को लेकर समसामयिक संदर्भ में संयोजित किया है और अमूर्त चिंतन तक भारतीय कला को ले जाने की परंपरा का अनुसरण किया है। बिंदु, मैं एक कलाकार रजा साहब का नाम लेना चाहता हूं। उन्होंने बिंदु को आधार मानकर, जो भारतीय चिंतन का मूल है, उसको आधार मानकर एक ऐसे कला संसार की रचना की जो ज्योमेट्री आकृतियों के साथ उस गोल बिंदु का जो प्रयोग हुआ है वो पूरी तरह से दर्शक को एक आध्यात्मिक लोक में ले जाता है, भारतीय कला चिंतन में ले जाता है। भारत, देखिए जी, हमारा समय समाप्ति की तरफ जा रहा है। कुछ 4-5 मिनट हमारे पास हैं। मैं चाहूँगा कि यदि हो सके तो प्राचीन कला विधाओं में और वर्तमान जो कला के प्रयोग हो रहे हैं, उस धारा में आप कितनी प्रगति देखते हैं और कितनी दुर्गति देखते हैं, यह आपका क्या उसमें ऑब्जर्वेशन है? एक तो यह मैं जानना चाहूँगा, और दूसरा या पहले इसी को ले लेते हैं जी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक नदी है, उसके इस पार एक समाज है, उसकी कुछ अपनी परंपराएं, लोक परंपराएं हैं, गौरवशाली इतिहास रहा है, वो उसका आदर करते हैं। उसके लिए बहुत बड़े बड़े, आज हमारी सरकार उनको प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। आचार्य नंदलाल बोस ने ऐसी कलाकृतियों को कारुशिल्प कहा है, उपयोगी कला कहा है।
जिससे समाज में जो विज्ञापन कला की ओर हमको ले जाता है, परंतु इस समाज से जो कारू कला में समाहित समाज है, इससे नदी पार कर उस पार जो जाता है वो कुछ बिरले लोग ही जाते हैं, नई खोज में जाते हैं, वहां जाकर नया सौंदर्यबोध का विकास करते हैं, नए मानवता को मापदंड देते हैं कला के। उसको नंदलाल बोस ने चारू कला कहा है, चारू शिल्प कहा है। तो कला के दो रूप हैं, एक व्यवहारिक रूप है और एक क्रिएटिव रूप है। आज के संदर्भ में भारतीय कलाकार, समसामयिक कलाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नए नए प्रयोगवादी काम कर रहे हैं, और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि भारतीय कलाकार के रूप में उभर रही है। परंतु हमारे युवा कलाकारों को सोचना चाहिए कि उन परंपराओं से रस लेकर हम कुछ नया रचें, जो हमारी कला की परंपराएं हैं उनकी अनुकृति न करें, उनसे आर्ट के एलिमेंट लेकर अपनी नया कला सृजन करें, जो बंगाल में स्वतंत्रता से पूर्व यामिनी राय ने शुरू किया। काली घाट के पटचित्रों से उन्होंने प्रभावित होकर एक नया कला संसार डेवलप किया। नंदलाल बोस ने बांकुरा के टेराकोटा टेम्पल्स की रेखाओं से प्रभावित होकर रेखा प्रधान चित्र बनाए। तो परंपराओं का यथावत अनुकरण करना और परंपराओं से प्रभावित होकर उनको नया रूप देना, ये कला को अग्रसारित आगे की ओर ले जाता है। आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की एक छोटी सी पुस्तक है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, चिंतक थे, कला चिंतक थे, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कला समय सापेक्ष होनी चाहिए। कला अनुकरण या अनुशीलन, यथावत अनुशीलन को कोई स्थान नहीं है जब तक कलाकार उसमें नया जोड़कर अपना कला संसार बनाता है, जिससे समाज का देखने का सौंदर्य बोध का विकास होता है, संवेदनशीलता का विकास होता है, रुचि संपन्न बनता है। अगर समाज रुचि संपन्न होगा तो उसके उठने बैठने बोलने में ये सारी बातें झलकेंगी। हम अपना घर सजाने के लिए कैलेंडर लगा लेते हैं, अगर उसकी जगह एक मौलिक चित्र को स्थान दें तो निश्चित रूप से हमारे घर में, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उसमें एक नया आनंद आएगा। आपके जीवन और आपकी सोच, जो कलर थेरेपी है, पेंटिंग नहीं है, ये कलर थेरेपी है। तो ऐसे भारतीय कला परंपरा हमेशा नई रचना की ओर अग्रसारित होती रही है। प्रारंभ से लेकर आज तक हमारे युवा कलाकारों को ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी लोक परंपराओं से रस लें, उनका यथावत अनुकरण नहीं करें, उनसे प्रभावित हों, रंग, रेखा, संयोजन, विषय ये लें, पर उनका यथावत अनुकरण करना। और भारतीय कला में अमूर्त चिंतन का जो एक आदर्श रहा है, उस आदर्श की ओर कलाकारों को अग्रसारित होना चाहिए, जिससे भारतीय कला का जो मूल चिंतन है, वैदिक चिंतन है, अमूर्तन, वो कला में, इसके लिए दो शब्द हैं, एक आकृति सापेक्ष और एक आकृति निरपेक्ष। निराकार शब्द उपयुक्त नहीं है। आकृति सापेक्ष मतलब फिगरेटिव,
आकृति निरपेक्ष, नॉन फिगरेटिव, जहां आकृति कलाकार अपनी सृजित करता है, जो आकृतियां हम इस नेकेड आई से देखते हैं उसको यथावत अनुकरण नहीं करता है, उसको अंदर ले जाता है और मनन चिंतन से अपना रूप देकर उसको बाहर कैनवस पे या प्रिंट में लाता है। यही भारतीय कला की मौलिकता का आनंद है और यही भारत के विकास में सहायक भी होगा। जितना हम चिंतन करेंगे, कलाकार कलाकृति निर्माण पर जितना ध्यान देता है उतना ही कला चिंतन पर अगर ध्यान दे तो निश्चित रूप से वो अपनी सहोदर कलाओं से सीखे। हम कलाकारों ने अपनी सहोदर कलाओं से सीखना छोड़ दिया। अच्छा संगीत का क्या स्तर है, क्या सौंदर्य बोध है, अच्छे नाटक का क्या स्तर है, क्या सौंदर्य बोध है, अच्छी फिल्म का क्या आनंद है। तो ये आनंद लेने की प्रवृत्ति और जो सौंदर्य बोध का विकास जब कलाकार करने में सक्षम होगा तो निश्चित रूप से भारतीय कला एक नए रूप में, एक अमूर्तन रूप में, मूर्तन रूप में तो बनाते ही हैं, एक अमूर्तन रूप में नए स्तर पर पहुंचेगी, ऐसी आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। चेतन जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हम सभी की तरफ से। इतने सुंदर शब्दों में आपने भारतीय कला दर्शन को, अमूर्तन को और कारू तथा चारू कला के विषय में इतना सुंदर आख्यान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रणाम।